कमलनाथ ने छोड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद। डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफा किया मंजूर। 2023 के लिए कांग्रेस की तैयारी। कमलनाथ से हाईकमान की नाराजगी पड़ी भारी। लंबे समय से चल रही कश्मकश के बीच आखिरकार एमपी कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया। कमलनाथ को एक पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब डॉक्टर गोविंद सिंह संभालेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्हें दिग्विजय गुट का माना जाता है। गौर हो कि सियासी बयानबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह खुद काफी एक्टिव रहते हैं। लगभग 1.5 साल के बचे समय में कांग्रेस को एक अच्छी रणनीति की सख्त जरूरत है, जिसमें ज्वलंत मुद्दों को सड़क और सदन के पटल पर रख सरकार को घेरा जा सके। डालते हैं एक नजर डॉक्टर गोविंद सिंह के सियासी सफर पर। डॉक्टर गोविंद सिंह का जन्म भिंड जिले के ग्राम वैशपुरा में हुआ। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष। 2008 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो चंबल इलाके से आते हैं। कमलनाथ की सरकार में डॉक्टर गोविंद सिंह मंत्री रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह मुखर होकर पार्टी में अपनी बातों को रखते हैं। संगठन के अंदर से कई बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी। कहा जा रहा है कि कमलनाथ एक पद छोड़कर प्रदेश में अब संगठन की मजबूती पर जोर देंगे। हमारे नेताओं ने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, कमलनाथ जी ने, मुकुल वासी, उनके हम खरा उतरेंगे। प्रदेश में गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सब पीड़ित हैं, परेशान हैं। उनके मुद्दों को सदन में ले जाऊंगा। जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह जहां उत्साह से भरे दिखे, तो वहीं भाजपा ने फैसले को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। मैं लाहौर के विधायक गोविंद सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है नेता प्रतिपक्ष की, और हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे। साथ ही कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी है। दिग्विजय सिंह युग की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जिस दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते पूरे मध्य प्रदेश का बंटाढार कर दिया, वो दिग्विजय सिंह, उनके व्यक्ति को जब नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है, तो कांग्रेस का क्या करेगा, ईश्वर बचाए। कमलनाथ जी, मुझे लगता है कि उनको अपने समय की स्थिति को देखते हुए, आयु की स्थिति को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा जल्दी दे देना चाहिए। नहीं, इसी प्रकार से बेआबरू होकर किसी दिन प्रदेश अध्यक्ष से भी उनको निकाला जाएगा, जैसे नेता प्रतिपक्ष से निकाला गया है। मामला भले कांग्रेस का अंदरूनी हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट काफी दिन से थी। बीते 15 दिनों के अंदर कमलनाथ ने 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से बात भी हुई। ऐसा माना जा रहा है कि शायद आखिरी मुलाकात में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की होगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस चुनाव से पहले फेरबदल और जमीनी जमावट पर जोर दे रही है। देखना होगा कि अब डॉक्टर गोविंद सिंह इस जिम्मेदारी में क्या नया जोड़कर कांग्रेस के वोट बढ़ाने में अहम रोल अदा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़दीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस कर रही जमीन तैयार? क्या ग्वालियर चंबल को साथ पाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह? क्या इस फैसले से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह गुट हुआ हावी?
पर सवाल ये भी कि संगठन को अब समय दे पाएंगे कमलनाथ, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी के चलते कहीं ना कहीं बार बार ये बात सामने आ रही थी कि कमलनाथ किसी एक पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जो अब साफ हो गया है। लेकिन क्या अब अध्यक्ष रहते संगठन को मजबूती देने का काम कमलनाथ कर पाएंगे? और जो जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह को मिली है, क्या उस भरोसे अब कांग्रेस सरकार से सवाल पूछकर सरकार को पटखनी देने के लिए जो रणनीति बनाने की बात हो रही है उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी? और साथ ही बात है ग्वालियर चंबल की भी, क्योंकि वहां पर भी एक ऐसे चेहरे की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी जो कांग्रेस को बल दे सके, मजबूती दे सके। तो क्या रोल होगा इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह का, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और साथ ही देवदत्त दुबे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेंद्र जी आपसे, क्योंकि एक फेरबदल मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रहा है और जो फैसला लिया गया है, क्या लगता है कि 2023 के लिए अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है, अलग अलग जिम्मेदारियां देकर अभी से जमीन तैयार कर रही है कांग्रेस? 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी 6 महीने से तैयारी कर रही है जी, और ये उस तैयारी के एक्सटेंशन है। जो भी ये फैसले हो रहे हैं ये उस तैयारी का ही हिस्सा है। और जो काम संगठन की संरचना और संगठन का जिस तरह से जो है ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे और इनको धूल चटाएंगे, और उस रास्ते पर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये फैसला भी उसी रास्ते पर है। ये फैसला हमारे हाईकमान ने लिया है और वो बातचीत करके जो हमारे प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर विचार करके फैसला लिया गया है। इसके परिणाम सुखद होंगे। सारा कांग्रेस परिवार इस फैसले के पीछे है। ठीक है, आपने कहा कि 6 महीने से आप कांग्रेस जो है इस मामले पर काम कर रही है, तैयारी कर रही है। कल दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एकजुटता की बहुत जरूरत है, अगर एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं हारेगी। तो क्या अभी एकजुटता को लेकर और काम करने की जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस को? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चिंता करनी चाहिए इसकी। वहाँ पर सिंधिया का गुट जो है हावी हो रहा है, वो कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा और पूरे जो है उस क्षेत्र के लोग। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे यहाँ का तनाव उनने जो खरीद के ले गए हैं, पैसे खर्च करके ले गए हैं, उस तनाव को झेलने की चिंता उन्हें करनी चाहिए। हमारी पार्टी के लिए क्यों परेशान रहते हैं? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके पास व्यवस्थित काम है, एक सुनिश्चित काम है, और उस काम को वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह ढोल बजा के नहीं कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। इनको ढोल बजाने से फुर्सत नहीं है। छींक आती है तो ढोल बजाते हैं, सांस निकलती तो ढोल बजाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं तो ढोल बजाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हमारा थोड़ी है। हम लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। उमेश जी, कांग्रेस का हाजमा सही है, बीजेपी का हाजमा ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें कही भूपेंद्र जी ने। नहीं, ये कमलनाथ जी की जो विदाई हुई है ये असामयिक भी नहीं है, अस्वाभाविक भी नहीं है और अकल्पनीय भी नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो मध्य प्रदेश में जो सिंह लाभी कांग्रेस पार्टी में काम करती है उसी दिन उसने तय कर दी थी, जिस समय कमलनाथ जी ने धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह जी की लू उतार दी थी और दिग्विजय सिंह जी की इज्जत का फालूदा बना दिया था और सार्वजनिक रूप से उनको उल्हाना दिया था और उनको उनके राजनीतिक बौनेपन का एहसास दिलाया था। तो तब से मुझे लग रहा है कि पूरी सिंह लाभी जो कांग्रेस पार्टी में बड़ी हावी लाभी है। अब कमलनाथ जी का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी से जुड़े हुए जितने नेता हैं, चाहे सज्जन वर्मा हो या राजमणि पटेल हो या दीपक सक्सेना हो या संजय यादव हो, ये सब एक विधानसभा और लोकसभा स्तर के नेता है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो सबसे ताकतवर गुट है वो सिंह लाभी का गुट है और इस सिंह लाभी को जो है खदेड़ने में मास्टर ही है। और आज ये जो कमलनाथ जी की खदेड़ाई हुई है, ये खदेड़ाई तो मुझे लग रहा है कि अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, क्योंकि एक सुरंग खोदने में दिग्विजय सिंह जी बड़े महारत वाले नेता है। और मुझे लग रहा है कि 2023 के आते आते आप ये मान के चलिएगा कि ये जो चुनाव है इसमें कमलनाथ जी की पूरी तरह से विदाई कराकर दिग्विजय सिंह जी मानेंगे। तो हमारा तो कोई नेता कचरे के ढेर पर बैठा नहीं है, पर आपस में कांग्रेस पार्टी का ये उनका आंतरिक विषय है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय नहीं है। कमलनाथ जी की विदाई हो सकती है प्रदेश से, लेकिन आपको ये लग रहा है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तैयारी कर रही है आपको टक्कर देने के लिए चुनावों में, वो पहलू आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस सांस लेती है तो इन्हें करवट बदलनी पड़ती, 10-10 नेता टूट पड़ते हैं, काम नहीं रह जाता किसी के पास। ये हालत है इनकी पार्टी की। बातें करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए ऐसे बटन दबा के।
ये जो है ये फर्जीवाड़ा करते हुए देश को जो इनने जो फर्जीवाड़ा देश के साथ किया है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की ये हालत है कि कमलनाथ जी सांस लेते हैं तो इनको करवटें बदलनी पड़ती, 10-10 लोग टूट पड़ते हैं कमलनाथ जी पर। ये इनकी पार्टी की हैसियत है और असलियत है। अब कमलनाथ जी के बारे में इनकी जो चिल्लर जो पार्टी है वो ऐसी ऐसी बातें करती है कि आपको शर्म आ जाएगी कि अपने जो है माँ बाप से क्या ऐसे बात करते होंगे। ये बीजेपी चरित्र निर्माण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग ऐसी बातें करते हैं, जो वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, चरित्र निर्माण का इन्होंने डिग्री ली हुई है। और ये लोग जो है जब जो बातें करते हैं उस बातों पे हैरत होती है, इनको शर्म नहीं। जी जी बोलिए बोलिए, अवसर दीजिएगा। जी चलिए, जी हम आप तो ही आयु बोलिए, और अनुभव आपको ही दोनों में मौका दे आपसे दूं, भूपेंद्र बोलिए। जी कम है। आप हमारे नेताओं को कचरे के ढेर पे रखा हुआ बता रहे कर रहे हैं आप हमारे नेताओं अभी के आप आदर जाके और देखिए अवसर को हालत बोल रहे वहाँ हैं पर क्या और है, आप 4 हमसे आदमी नहीं शालीनता जा रहे की वहाँ उम्मीद पे। कर रहे हैं। आप तो जाकर बात देख विदेशी लीजिए, शब्दों में आपका बात हर कर रहे नेता थे। परेशान आप है, इतने वरिष्ठ आपका राजनेता हर हैं। नेता ये आपकी परेशान है भाषा ग्वालियर ये चंबल भारतीय में। जनता और पार्टी को आपकी भी धूल क्या चटाएंगे। गति है ये आपकी पार्टी ने, भाषा हमें है। मालूम ये है भारतीय जनता पार्टी के आपकी क्या नेता हालत कचरे की के है ढेर उमेश जी, पर हमें पड़े। मालूम है। अरे बाबूजी, ये कचरा आपकी भी आंखों यही में हालत जाएगा कर तो दी है। सुंदरता देगा। आपने सिंधिया गुट के आंखें खिलाफ चौंधिया एक आवाज जाती, उठाई थी, बाजी आपको आंखें। जो है कायदे में कर दिया आपकी पार्टी ने। हमें आप बड़ी तकलीफ नहीं, होती है, नहीं। आप जैसा आपके विद्वान जूते पढ़ा में लिखा दाल बन आदमी रही है, उन्होंने जो श्रीमान, है इसके ठीक कर कारण दिया, आपकी सट्टी हताशा कुदा है। दी है। और और आप आप हमको हमें भाषाई बताने मर्यादा बातें कर मत रहे हैं। सिखाइए। आपको भी उनने कायदे में कर दिया है, ग्वालियर में नहीं वो इंदौर तक मार कर रहे हैं। अभी जरा आप ध्यान रखिए और उनके बारे में कुछ मत कहिए आप। और आप हमसे अपेक्षा करेंगे। अरे भाई आप साहब, कहेंगे कि आप हमारे तक को नेता उन्होंने कचरे छड़ी के कुदा ढेर दी पर है, बैठे ये हैं। तो सबको और मालूम है। हमने तो कमलनाथ जी के बारे में कुछ भी अलग अरे नहीं कहा। आपके लोग क्या भाई, क्या हम तो कहते हैं कमलनाथ जी आपको का मालूम सम्मान नहीं करते है। हैं। हमको लगता है कि ये आप मनोव्रत नेता चरित्र है, निर्माण 74-75 संस्था की आपने साल के डिग्री ली नेता हुई है। है। उनके कांधे ये झुक गए चरित्र हैं निर्माण और का झुके हुए ग्रेजुएशन कांधे पर करने पूरी के बाद कांग्रेस आप पार्टी लोगों के की मैदान बातों लदे का हुए स्तर हैं इतना और गंदा है कांग्रेस पार्टी कि के लदे समाज हुए में मैदान शब्द समाज में घूम नहीं सकते। घोट रहे हैं। चलिए तो ठीक है, हमारे को ठीक तो है, अब थोड़ा बहुत थोड़ा सा बढ़िया। ब्रेक हम ले तो लेते हैं, साथ आप में दोनों हम थोड़ा तो सा रुक भगवान जाएं। से प्रार्थना करेंगे कम से कम चलिए, उमेश जी भूपेंद्र जी। जैसे नेताओं पर जो है ठीक है। सिंधिया जी की छड़ी नहीं पड़े। चलिए भूपेंद्र जी, अब मैं आपको मौका देना इंदौर चाहूंगी तक मार देवदत्त कर दुबे रहे हैं जी को। आजकल वो। दुबे सर, टकराव तो काफी दिख रहा है, अभी तो सिर्फ एक पद गया है, दूसरे पद की जिम्मेदारी है कमलनाथ जी पर, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये सुखद संदेश होगा या फिर जो गुटबाजी की बात होती है बार बार कांग्रेस में, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर कि वो दिग्विजय गुट से आते हैं, ऐसे में कांग्रेस गुटबाजी की बात चोली दामन के साथ जैसी लगती है, लेकिन क्या यही कांग्रेस की खूबी कहें, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा किसी गुट का हावी होना, लेकिन क्या कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, कुछ मजबूती दे पाएंगे अब डॉक्टर गोविंद सिंह? देखिए, जब पावर का विकेंद्रीकरण होता है तो उसका फायदा किसी भी दल को होता है। और अभी सड़क और सदन के दोनों जगह कमलनाथ उनको समय देना पड़ रहा था कि जब विधानसभा सत्र होता था वहाँ की भी देखना, विधायकों की भी सुनना और फिर संगठन का काम देखना। तो ये जब एक अनुभवी 7 बार के जीते हुए विधायक को सदन के अंदर की पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है तो इनका भार कम होगा कमलनाथ का। और गोविंद सिंह समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, आक्रामक हैं, तो वो सदन के अंदर भी पार्टी की बात उठा पाएंगे। ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस ने एक तरह से 2 निशाने साधे, एक सिंधिया चूंकि चंबल ग्वालियर संभाग के हैं, नरेंद्र तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा है, और भी नेता है, जयभान पवैया, बहुत सारे नेता जो चंबल के हैं भाजपा में। तो उधर एक नेतृत्व उन्होंने कांग्रेस का ही मजबूत किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। और मैं नाजनी जैसे पहले भी कह रहा था कि ये अब 2023 का चुनाव प्रदेश में अभूतपूर्व होगा। दोनों ही दलों को जो 2018 के चुनाव परिणाम से एक तरह से ऑक्सीजन मिली है, उत्प्रेरक का कार्य करता है वो परिणाम, क्योंकि 15 वर्षों के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई तो उसको अब फिर लग रहा है कि हम फिर आ सकते हैं। और भाजपा ये कर रही है कि हम कोई चूक नहीं करेंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंस में 2018 में चले गए थे, तो वो भी तैयारी कर रही है। आज जब इधर ये फैसला हो रहा था तो कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है, कितना वो मंथन कर रहे हैं, वो जाति समीकरण को साधने की वहाँ रणनीति बनी है। और इधर ये एक तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही दल तू डाल में पात की स्थिति में है। और जो 1.5 साल पहले, 18 महीने पहले जिस तरह की तैयारियां 8 महीने पहले होती थी, वो 18 महीने पहले जो प्रदेश में शुरू हो गई है। तो ये अभूतपूर्व तैयारियों का चुनाव है और कांग्रेस एक तरह से अनुभवी नेताओं को फ्रंट पे ला रही है। दिग्विजय सिंह भी अनुभवी है तो वो भी आक्रामक हो गए। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
बिल्कुल ठीक कहा भूपेन जी। क्या वाकई ये माना जाए कि जैसा 2018 में हुआ था कुछ वैसा ही फॉर्मूला अब एक बार फिर से कांग्रेस अपनाने जा रही है और कुछ गलतियों से सबक लेकर भी आप उसे एनालिसिस करके आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए आदिवासियों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करती है तो आप भी उसकी बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के परिणामों को देखा जाए उसके हार को लेकर आप मंथन चिंतन की बात करते हैं, वहां पर भी कुछ बदलाव की सुगबुगाहट है। तो ऐसा माना जाए कि राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आप यहाँ सभी जगह एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आगामी जो भी विधानसभा चुनाव है वहां आप अच्छा परफॉर्म करें, और साथ ही 24 की तैयारी भी अब कांग्रेस कर रही है। ये 23 और 24 में अंतर ही क्या है जी, दोनों दौड़ एक साथ लग रही हैं। देश का जो वातावरण है, आज देश का वातावरण इतना विषाक्त किया जा चुका है, इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है। आप देखेंगे किसी देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको ये प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कहना पड़ रहा है कि साहब जो है जजों को बदनाम करने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। इतने स्तर पर गिरा दिया लोकतंत्र को, रसातल में पहुंचा दिया। किसी संस्था का आपने मूल्य नहीं बचने दिया, किसी संस्था पर भरोसा नहीं बचने दिया देश का। ये हाल है। ये पहला देश है जहां पर एक प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 4 जस्टिस को कहना पड़ा था कि हमारा जीना हराम हो चुका है। आज जो है एक जस्टिस को ये कहना पड़ रहा है, चीफ जस्टिस को, कि साहब जो है इस तरह अगर जो है जजेस की बदनामी की गई, जुडिशियरी की बदनामी की गई, तो जुडिशियरी पे भरोसा किसका रहेगा? ये काम कर रहे हो आप, और कह रहे हो आप महान राष्ट्र बनाए, विश्वगुरु बनना चाहते। इन चीजों में विश्वगुरु बनना चाहते हैं आप। गाली गलौज की भाषा के बोलने वाले 2 लाख से ज्यादा पेड लोग, जिनको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं आप गाली बकने के लिए, ये भारत आपने पैदा कर दिया है। ये अगली जनरेशन को आप छोड़ के देना चाहते हैं। दुनिया आप फतेह कर लीजिए, बाइडेन पे भी राज कर लीजिए, पुतिन को भी हरा दीजिए, डिलीवर क्या कर रहे हो ये तो बताइए देश को। देश को आपने 50 लाख मौतें दी, देश को आपने जो है गरीबी दी, भुखमरी दी। 80 करोड़ लोग उस जद में आ गए जो 23 करोड़ थे। आपने क्या दिया देश को, ये बताइए। ये बताने में आपको शर्म आती है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करते हैं। आप इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये बता नहीं सकते, आपको शर्म आती है बताने में। आप रुपया जो है रुपया खनगाते थे, कहाँ है रुपया आज तुम्हारा? आज जो है पिछले 15 दिन से पूरे दुनिया में जो है क्रूड ऑयल के रेट घट रहे हैं, खनिज तेल के। आपकी कीमतें क्यों नहीं घट रही हैं? कितना झूठ बोलोगे जनता के साथ? आज 15 दिन से पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं, क्रूड ऑयल की, और आप तो आपका आज कीमतें नहीं घट रही। लेकर जा रही है कांग्रेस, ये बातें जनता के बीच भी लेकर जा रही है। ये बातें आपके चैनल से बोल इसी रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं, बातें जा रही हैं अभी या बाकी जगह हमेशा ही। ये हमारी रणनीति का ये हिस्सा है। हम ये सब तैयारी के साथ उतर रहे हैं मैदान में। जनता ये जानेगी और ये जनता की चिंता है। इसीलिए कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी को भी बांट दिया है ताकि आप एक्टिव होकर और तेजी से काम करेंगे। ये अकेली नहीं जिम्मेवारी बटी है। ये तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी है, दुष्प्रचार इसका धंधा है, तो वो ऐसे फोकस करती रहती है। हमने जो है 35 से ज्यादा प्रकोष्ठ बनाए हैं, उन 35 प्रकोष्ठों की हमने पूरी कैबिनेट बनाई है, उनको पूरी जिम्मेदारी दी है। हमारे जो है हमने जो वंचित दलित वर्ग के बीच में जो है पेनिट्रेशन किया हुआ है, हमारी कौन सी तैयारी बाकी? हम हर तैयारी कर रहे हैं, वो ये पीछे पीछे घूम रहे हैं हमारे नकल करते हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कांग्रेस से भारत को पहले ही मुक्त कर चुकी है, उसकी चिंता देखो आप, पसीने आ रहे हैं। ये जो है जब यहाँ कांग्रेस है ही नहीं, इस देश से मुक्त कर चुके 2014 में, पसीने अभी तक आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि उससे बीजेपी को कांग्रेस की वजह से पसीना आ जाता है, लेकिन कांग्रेस को चुनावों में वोट क्यों नहीं आते? 2 चुनाव में ना महान काम हो गया। हमने इनको 20 बार पटक नहीं दिए, औंधे मुंह गिरते थे। कांग्रेस ने तो कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोली नहीं। 70 साल से पटक नहीं खा रहे हैं, और अभी 2 चुनाव जीत गए तो ऐसे फड़क रहे हैं जैसे मतलब इनने दुनिया फतेह कर ली, विश्वगुरु होने लग गए, बाइडेन को हराने लग गए। अब तो ये पुतिन को भी सलाह देने लग गए, दुनिया से कहने लग गए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो कान में फोन लगाते हैं। ये जो समस्या है देश की, बड़ा बोलना है अगर हमको, तो बड़ा बोलने का मतलब होता है दम से बोलना। चलिए ठीक है, मैं उमेश जी से सवाल बाद में लूंगी। दुबे जी, आप भी भूपेन जी की बात पे थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। 70 साल की बात हो रही है, पटखनी दी, 2 बार जीत गए तो क्या हो गया? तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत धैर्य में है,
कोई बात नहीं, अभी 2 बार हार गए हैं। भले ही अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस सिमटी है, अगर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर आती है, बावजूद उसके ये कहना कि 70 साल में हम जीतते रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है या धैर्य का ये परिचय? ये धीरज है। ये पूरे देश में 2 थे, हम तो यूपी ठीक में है, हुए पूछ ना। लेती हूँ सर, पूछ लेती हूँ। दुबे जी, में हार जीत लगी रहती है। बीजेपी वाकई में 2 सांसद हुआ करते थे और आज देश में कहां पहुंच गई, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही। अनेक राज्यों में उसकी सरकार है। कभी कांग्रेस का टिकट ही जीत तय कर देती थी। तो जो राजनीति में आके जो वादे करेगा और जनता के साथ पूरे नहीं करेगा, उसका हसर भी होगा और जो शून्य पे भी जाएगा तो शिखर पे भी जाएगा। टिकेगा वही जो जनता की बात करेगा, जनता के मुद्दों की बात करेगा। दुख दर्द नहीं तो जनता तो बहुत बड़ी जनार्दन अपने यहाँ है। जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है, बहुत परिपक्व हो चुका है लोकतंत्र। अब मैंने देखा कई चुनाव में नाजनी जी कि दोनों दलों को बहुत अपना बूथ पे, मजबूती पे, कार्यकर्ताओं भरोसा रहता है। मैंने 15 दिन में किन्नरों को चुनाव जीतते हुए देखा है, जिसका कोई समर्थक बूथ पे नहीं होता था। अपने ही प्रदेश में विधायक और महापौर बने हैं किन्नर, कई बार निर्दलीय भी जीतते हैं। और किसी पार्टी कितनी भी लहर होती तो दूसरी पार्टी के विधायक भी सांसद जीतते ही हैं आकर। तो ये किसी को दम्भ नहीं पालना चाहिए कि हम क्या करेंगे। ये दम्भ चलेगा तो जनता का चलेगा और जो जनता की बात करेगा वो टिकेगा। और क्या है, आप राजनीति में इतना क्यों जीत के लिए कोई भी लालियत रहे, वो तो आप मुद्दों की बात करो, क्योंकि सेवा करने आना है आपको राजनीति में। तो जब सेवा करने का मौका जनता दे तो आप करिए। आप साम दाम दंड भेद या पाप करके भी क्यों सत्ता में आना है। आप तो अपने मुद्दों पे अटल रहिए। और बहुत जरूरत है अब देश में कि राजनीतिक लोग अपनी साख बचाए रखें, क्योंकि देश को जब संकट आएगा तो यही राजनीतिक दल आह्वान करेंगे, तब जनता खड़ी होगी। तो मुझे लगता है इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जब भी बात कर रही है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की और साथ ही साथ नौजवानों की बात कर रही है, सरकार में रहते हुए बीजेपी भी ये कह रही है कि वो रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है, स्टार्टअप की बात कर रही है। लेकिन उमेश जी, जैसा कि दुबे जी कह रहे हैं कि साम दाम अपनाने की जरूरत नहीं है, जनता के मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, और कांग्रेस ये कह रही है कि हम जीतने की बात नहीं करते, हम जनता की बात करते हैं। सहमत हैं आप इससे? देखिए, एक तो मैं नाजनीत जी बहुत विनयशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन का स्वभाव जो है वो सुखे दुखे समेक्रता वाला है। ना तो हम सुख में बहुत ज्यादा हर्षित और उल्लासित होते हैं और अहंकार में और मद में डूबते हैं, और ना ही हम दुख के समय में किसी विषाद और शोक मग्न अवस्था में आते हैं। हमने राजनीति में वो दुर्दिन भी देखे हैं कि जब हमारे पास हिंदुस्तान भर में कोई केवल 2 सीटें थी। आज भूपेंद्र जी भाई साहब जरूर हमारे को इस प्रकार का प्रोत्साहित करते हैं कि हम पुतिन और बिडेन से भी युद्ध करने में सक्षम हो गए। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली में मैं बहुत विनयशीलता के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ठीक बात है साहब, 70 साल से हमें आप पटक नहीं दे रहे थे। आपके शब्दों में आपने कहा कि धूल चटा रहे थे, तो आप इस बात का भी आत्मावलोकन करिए कि 70 साल से जो आपके आगे धूल चाट रहे थे, जो आपकी पटकनी खा के चारों कोने चित पड़े हुए थे, आखिर उनको कौन सा ऐसा संजीवनी का पौधा मिल गया है कि आपकी एक 100 साल पुरानी जो पार्टी है ये हाशिए पर पड़ी हुई है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आउटसोर्सिंग पे आपको लगाना पड़ रहा है, और वो आपके दरवाजे पर आके जूते उतारने को तैयार नहीं हो रहा है। आप नतमस्तक होकर कांग्रेस पार्टी की पूरी खदान को लीज पे और रॉयल्टी पे देने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, और आप हमको लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कराएंगे जो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, जिनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिनका हाल में हटाया गया नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कहता है कि सदन के अंदर बकवास होती है। आप हमको लोकतांत्रिक मूल्य सिखाएंगे, आप हमको लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे, जिन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात को हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दी थी और केवल राजनेताओं को अंदर नहीं ठूसा था। आपने तो पत्रकार और छात्रों को नहीं छुड़ा था। आपका इतिहास बहुत तानाशाही का रहा है साहब। हमने आपके कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी का युग भी देखा है और ये कमलनाथ बाबू का युग भी देखा है। तो हमने तो आपकी उस हिटलर शाही का नजारा देखा है। तो कम से कम आप हमको लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादा के नसीहतें ना दे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो केवल ये कहना चाहते हैं नाजनीन जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। हम जनता का विश्वास अर्जित करेंगे, जनता ऑडिटर की भूमिका में होती है। हम अपना आय व्यय पत्रक, हम अपना 17 साल का जो भी कुछ लेखा जो कह रहे हैं आप, जनता तो देखिए सब देख रही है, आपका भी काम देख रही है और कांग्रेस का भी प्रयास देख रही है। भूपेंद्र जी जवाब, ठीक है उमेश जी जवाब चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, बिल्कुल लगाई, धड़े गम लगाई, संविधान की धाराओं का उपयोग करके लगाई, चुपके से थोड़ी लगाई जो मोदी जी आज कर रहे हैं।
पीछे के दरवाजे से। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए अब आप पहले बात सुन लीजिए। अब आप, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, हमने पीछे नहीं बोला आपसे, बीच में नहीं बोला मैंने। सुनिए अब आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए आपके झूठ का, आपके झूठ का जवाब सुन लीजिए आप, आपके झूठ का जवाब सुन लीजिए। हमने इमरजेंसी लगाई क्योंकि तुम्हारे नेता देश की सेना से कह रहे थे कि बगावत कर दो, क्योंकि तुम्हारे नेता भाषण दे रहे थे सेना से बगावत करने के लिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानने के लिए, प्रधानमंत्री का घेराव करने के लिए आपके नेता भाषण दे रहे थे। और कोई भी आदमी इस अवस्था में जो है इमरजेंसी लगाता, वो इमरजेंसी हमने लगाई है। तुम्हारे नेता जो है रेलवे की पटरियों में डायनामाइट लगा रहे थे, तुम्हारे नेता रेलवे की पटरियों में डायनामाइट लगा रहे थे। हम अभी की बात कर लेते हैं, इमरजेंसी में बहुत पीछे चले गए और तुम्हारे नेता डायनामाइट लगा रहे थे रेलवे की पटरियों में, इसलिए इमरजेंसी लगी थी। तुम्हारे नेता जो है सेना को भड़का रहे थे, इसलिए इमरजेंसी लगी थी। इतिहास पढ़ो। और उस इमरजेंसी के बाद आरएसएस ने हमारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे कांग्रेस का भविष्य कैसा हो सकता है? हमारा समर्थन किया था लिखित में कार्यक्रम का। इसकी बात, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपना इतिहास नहीं पता भाई साहब। आपकी आरएसएस ने हमारा समर्थन क्या लग रहा है आपको? इमरजेंसी और बाकी फैसलों की बात होकर क्या कांग्रेस आने वाले वर्तमान को देखते हुए भविष्य को तय कर पाएगी? भविष्य में कैसी होगी कांग्रेस? भूपेन जी, इन सवालों के जवाबों का क्या फायदा मिलने वाला है? सवाल ये कि अभी जो फैसले कांग्रेस में लिए जा रहे हैं उसका भविष्य कैसा होगा? सीधा एक जवाब। मैंने जवाब इसलिए दिया कि उन्होंने सवाल उठाए। जी, इन सवालों का जवाब नहीं दे तो दिक्कत है। जी। बार बार आपातकाल करते हैं तो क्या आपको जो है सेना को बगावत करने का हुक्म देने देते? आप जो है पटरियों में जो है डायनामाइट लगा रहे थे, लगाने देते? ये जेल जाने की बातें थी, ये इसलिए जेल गए थे, ये इसलिए जेल गए थे। ये सब आपने किया है, ये इतिहास में दर्ज है, ये इतिहास में दर्ज है। आप जवाब देना चाहेंगे कि कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा इन फैसलों से? जो काम कर रहे हैं, आज हम जिस तरह से हमारे संगठन का विन्यास कर रहे हैं, हमारे संगठन के विन्यास से हम आगे बढ़ेंगे। 2023 भी हम जीतेंगे, 2024 भी जीतेंगे। और ये जो पीछे के दरवाजे से इमरजेंसी से अभी लिए गए फैसलों से, यानी वर्तमान के फैसलों से वो भविष्य की इबारत लिखेंगे और जीत तय करेंगे। लेकिन देखना होगा कि 23 और 24 में किस तरीके से कांग्रेस परफॉर्म कर पाएगी, एकजुटता का परिचय दे पाएगी, दिग्विजय सिंह गुट हावी होने की जो बातें सामने आ रही हैं कुछ वैसी परिणति दिखेगी, या फिर कांग्रेस आगामी चुनावों में जीत दर्ज कराती हुई दिखेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।